नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो वेस्ट बंगाल फाइल्स। और आज नंदिनी हम वेस्ट बंगाल फाइल्स में 3 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें बताने जा रहे हैं जो वेस्ट बंगाल में इस वक्त सबसे ट्रेंडिंग है। सबसे बड़ी खबर कि जो बॉर्डर पर क्लैश है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सरकार ने सीधा साफ कर दिया है कि डिलीट डिपोर्ट वाला जो उनका फॉर्मूला है वो लागू हो रहा है। और इसी को लेकर के जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहां पर खलबली मच गई है। और कल की घटना है कि बीएसएफ और बीजेपी यानी बांग्लादेश जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके बीच तीखी बहस हुई और 40 जो घुसपैठी थे उनको बॉर्डर पार कराने की कोशिश की जा रही थी, जिसको लेकर के इन दोनों सेनाओं के बीच में बहस हुई जी। और जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है वो है कि क्या और क्या नहीं हम कह सकते कि अब शुभेंदु सरकार जो है वो योगी मॉडल लागू करने जा रही है अपने प्रदेश में। जिस तरीके से 2019 में सीए कानून को लेकर के नंदिनी, जिस तरीके से बंगाल के अंदर बहुत सारे हिंसक प्रदर्शन हुए थे, अब सरकार वो जो हिंसक सख्त जो कदम है वो अपनाने जा रही है। जो जिन लोगों ने, उपद्रवियों ने, जिन प्रदर्शनकारियों ने जो सरकारी जो प्रॉपर्टी थी उसको नुकसान पहुंचाया, उसका गलत उपयोग किया, उसको लेकर जो है उन लोगों से, उन उपद्रवियों से ही जो है शुभेंदु सरकार अब उन्हीं से भरपाई करवाने वाली है। और क्या पूरा मसला है ये हम आपको विस्तार से अभी बताएंगे। जो हमारी अगली टॉपिक है अभिषेक जी, अब ऑपरेशन क्राउन प्रिंस को लेकर के जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर एमएलए के साथ हुआ, क्या ये नंदिनी अब सांसदों के साथ भी होने वाला है? क्यों होने वाला है इसको हम आगे बताएंगे, क्योंकि अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंच गए हैं और उनकी जो बैठक है वो होने वाली है इन सांसदों को लेकर के। और जो चौथी खबर है वो मदरसे को लेकर के, उसको हम आगे इस वीडियो में विस्तृत बताएंगे और एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं जो सबसे बड़ी खबर है, जिस तरीके से रातों रात 40 घुसपैठी बॉर्डर पर से गायब हो गए, इसको लेकर के आपको बताए जा रहे हैं। और जो बीएसएफ और बीजेपी के बीच में यानी बांग्लादेश जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके बीच में बॉर्डर पे जो क्लैश हुआ, इसको लेकर हम आगे आपको संक्षिप्त में बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो अवैध प्रवासियों का मुद्दा एक बार फिर पूरी तरीके चर्चा में है। जैसा कि हमने पहले बताया कि सरकार बदलने के बाद सरकार का सीधा है कि जिस तरीके से नंदिनी जो घुसपैठी हैं अब वो रहने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो शुभेंदु सरकार है उन्होंने एक 3D मॉडल अपनाया है जिसका नाम है डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। और इसी के तहत जो ये पूरी प्रक्रिया है ये आगे बढ़ रही है। और इसी मुद्दे में हम आपको बताएं कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर, जैसा कि अभी अभिषेक ने बताया, वहां पर झड़पें लगातार जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं, चाहे वो बीएसएफ बीजीबी के बीच में हो, चाहे वो बांग्लादेश के आम नागरिक और बीएसएफ के बीच में हो। और ऐसी ही खबर आई है कल जिसमें कि बताया जा रहा है कि 40 जो अवैध घुसपैठिए जो बांग्लादेशी नागरिक है वो गायब हुए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें बांग्लादेश में डिपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स जो थे उन्होंने ऐसा दावा किया कि जो भारत है, जो बीएसएफ वाले हैं, वो उन्हें जबरदस्ती यानी पुश बैक कर रहे हैं बांग्लादेश की सीमा के अंदर और वो बांग्लादेशी नागरिक नहीं है, ऐसा वहां के गार्ड्स का कहना था। लेकिन उसके बाद इस चीज पर काफी तीखी बहस भी हुई उनकी। और उसके बाद जब उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक जो प्रोसेस है वो हुआ और जब ये विश्वास दिलाया गया उन्हें, जब डॉक्यूमेंट दिखाए गए कि ये जो नागरिक हैं 40 के 40 वो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तब जाके उन्हें सीमा जो पार है वो करवाने की अनुमति बीजेपी ने दी। जी बिल्कुल, जैसा कि नंदिनी बताया कि जो सबसे ज्यादा तनाव था वो था कूच बिहार जिले के मैखिलगंज क्षेत्र में। और ये पिलर नंबर 134 बताया जा रहा है। यहाँ 10 लोग सीमा की 0 पॉइंट पर फंसे हुए थे और बीजेपी ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और दावा किया था कि भारत को ओर से इन्हें अवैध रूप से वापस भेजने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए यहाँ से नंदिनी ये होता क्यों है, क्योंकि उस तरीके से जब यहाँ के जो घुसपैठी हैं वो बॉर्डर पार कर रहे थे और जो वहाँ पे बीजेपी थी वो उनको रोकने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद यहाँ से फिर जो बीएसएफ है वो कहती है कि ठीक है हम बातचीत कर करके ये मामला शांत करते हैं, लेकिन जो बांग्लादेश बीजेपी है उन्होंने सीधा ठुकरा दिया मांग, नहीं हम बातचीत नहीं करेंगे।
तो वहाँ से जो 40 घुसपैठी थे वहाँ से वो गायब हो जाते हैं, तब जाके ये मामला शांत होता है। थोड़ा और आगे बताते हैं, एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएफ ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए फ्लैग मीटिंग का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बीजेपी ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिसकी जैसा कि मैंने बताया कई घंटों तक चली तनातनी और शनिवार तड़के हुई तीखी बहस के बाद हालात बदले और बाद में ये लोग बांग्लादेश क्षेत्र में लौट गए। तो ये इस तरीके से, जिस तरीके से सरकार ने साफ कहा है कि आप अगर हैं जो बांग्लादेशी हैं, अब आप नहीं रह सकते, बहुत हो गया, आप पिछले कई दशकों से हैं। कोई ऐसे भी लोग हैं जो पिछले 50 वर्षों से बंगाल में रह रहे हैं, जीवन व्यापन भारत में ही किया है और वो भारत के नागरिक नहीं है। तो अब जो ये पूरा जो मुद्दा है, जो शुवेंदु सरकार है, वो एकदम फॉर्म में आ चुकी है और जैसे कि हमने बताया वो योगी मॉडल का भी एक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और जो घुसपैठ है उस पर बिल्कुल पूरी तरह से लगाम लगाने की कोशिश की है। जैसे योगी का हमने यहाँ पर नाम इसलिए लिया क्योंकि योगी जो है वहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश में जैसे दंगाइयों या जो उपद्रवी है उनसे निपटते हैं, वैसे ही शुवेंदु सरकार जो है यहाँ पर वैसा ही कदम उठाते ही यहाँ पर दिख रही है। जी और बिल्कुल। एक और मैं अब ऐड करना चाहूंगा कि जो भारत सरकार है उन्होंने 2860 ऐसे घुसपैठियों के बारे में जानकारी दी है बांग्लादेश को, सरकार को। सीधा यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक है और कहा है कि आप इन नामों की पुष्टि कीजिए और जो ये लोग हैं बांग्लादेश के अंदर, माफ कीजिएगा, भारत के अंदर, इनको आप अपने देश में वापस लीजिए। और इस पे बयान भी आया विदेश मंत्रालय का। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने बांग्लादेश सरकार को ऐसे 2860 लोगों की लिस्ट सौंपी है जिसके बारे में आशंका है कि वे बांग्लादेशी नागरिक हैं और वर्तमान में भारत में रह रहे हैं। हालांकि अब तक ढाका की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। ये रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ये आधिकारिक बयान है। और आपको बता दें कि हिरासत केंद्र में 400 संदिग्ध बांग्लादेशी इस समय हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। जो ये डिपोर्ट डिलीट का जो ये फार्मूला बना था, जो डिपोर्टिंग सेंटर बनी थी, इसमें अभी 400 बांग्लादेशी हैं जो अभी तक जो सरकार है इनको अपने सेंटर में रखी हुई है और जो जांच होने के बाद जो होल्डिंग सेंटर्स बनवाए हैं सरकार ने, जहां पर फिलहाल के लिए जो भी जिन संदिग्ध जो घुसपैठिए हैं उन्हें होल्डिंग सेंटर्स में पहले रखा जा रहा था। उसके बाद उनकी पूरी जो प्रक्रिया है, निष्पक्ष एक जांच है वो की जा रही थी कि वो सचमुच भारत के नागरिक हैं या नहीं है, और अगर जो उनका पूरा दस्तावेज है वो एक तरीके से देखा जा रहा था और उसके बाद ही यहाँ पर कोई ठोस कदम जो है उनके खिलाफ अपना रही थी शुवेंदु सरकार। जी बिल्कुल। और उस तरीके से एक सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जो बांग्लादेश के अधिकारी हैं, जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि हम जो सीमा पर निगरानी रखे हैं, अगर जिस तरीके से अवैध रूप से जो लोग आ रहे हैं अगर आएंगे तो इनको हम जबरन उन्हीं के देश में वापस भेजेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक हो, बैठक हो, वार्ता हो और ये सब चीजों को हम शांतिपूर्ण तरीके से नंदिनी तरीके से, हाँ, ये कह सकते हैं कि भारत जो है वो अपना पूरी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर कुछ भी तनावपूर्ण माहौल ना हो, तनाव ना हो लोगों के बीच में, जनता के बीच में। जो भी ये प्रक्रिया है वो एकदम आराम से हो जाए, बिना किसी झड़प के, बिना किसी मनमुटाव के। जी बिल्कुल। अब हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। सीएए का जो मुद्दा है, अभी अभिषेक ने बताया 2019 में, आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। 2019 में सीए विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए थे जिसमें कि रेलवे को बहुत ज्यादा एकदम जो कहते हैं कि ताबड़तोड़ नुकसान पहुंचाया था उपद्रवियों ने। जो आपको बताएं, एक आंकड़ा आया है कि लगभग 90 करोड़ से ज्यादा रुपए के जो नुकसान है वो उपद्रवियों की वजह से पश्चिम बंगाल में हुआ था। और अब जो वो फाइलें हैं जो एक तरीके से बंद पड़ी थी या लंबित थी, उन्हें अब दोबारा से शुवेंदु सरकार खुलवाने का फैसला ले रही है और इन फाइलों को खोलकर, और जितने भी उपद्रवी हैं, जितने भी प्रदर्शनकारी उस समय शामिल थे इस चीज में, उन सब की लिस्ट निकाली जाएगी, उन सब की जांच की जाएगी और जो ये जिन रुपयों का नुकसान हुआ था उनका मुआवजा जो है वो प्रदर्शनकारियों से ही लेने का निर्देश शुवेंदु सरकार ने यहाँ पर दिया है। जी, और आपको बता दें कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जो शनिवार को बैठक हुई थी शुवेंदु अधिकारी को, फिर उसके बाद वो बैठक के बाद बात करते हैं अपने पुलिस अधीक्षक से और उन्होंने सीधा कहा है कि आप इस फाइलों को दोबारा खुलवाइए, क्योंकि देखिए जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पे कहा जाता है कि 20% से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं और जो ये सीएए कानून आया था, आप देखेंगे कि सिर्फ बंगाल के अंदर नहीं बल्कि पूरे देश भर में इसका विरोध किया जा रहा था। लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक पूरे देश भर में इसका विरोध किया जा रहा था और कुछ ऐसे लोग थे जो इस विरोध के चक्कर में जो सरकारी सामान थे उनको मतलब नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। और उसके बाद
बात करें कि देखिए ऐसे मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता था। अगर आप सरकारी संपत्तियों को नष्ट करते हैं, उनका कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, जी। तो जो सीएम योगी हैं वो आप वसूलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वसूलते हैं उनकी और जमीन। यही यहाँ पर देखा जा रहा है सीएम योगी का जो मॉडल है वो काफी सारे देशों काफी माफ कीजिएगा काफी सारे राज्यों में जो है वो अपनाते हुए देखे जा रहे हैं सीएम योगी, क्योंकि अपने एक सख्त कानून और उस चीज के लिए जाने जाते हैं कि वो बिल्कुल भी उनकी एक जो जीरो टॉलरेंस वाली जो नीति है वो यहाँ पर बाकी के जो सरकार है वो अपनाते दिख रहे हैं कि अब उपद्रवीय हो चाहे दंगाई हो चाहे जो भी ऐसे लोग हों जो देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर तुरंत से तुरंत जो एक्शन है वो यहाँ पर सरकार लेती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए 93 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है कि संपत्ति खराब हुई थी और रेलवे को हुई थी। और मुझे लग रहा है नंदिनी, ये सिर्फ रेलवे की ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी जो भी सरकारी संपत्तियां नष्ट की गई थी और ये दोबारा फाइलें खुलेंगी, सीसीटीवी कैमरे चेक होंगे और उसके बाद जो लोग इसमें शामिल थे उनके ऊपर जो कि कार्रवाई की जाएगी और सेम टू सेम योगी मॉडल। क्योंकि देखिए जब चुनाव चल रहा था, जब योगी आदित्यनाथ आए थे वेस्ट बंगाल के अंदर, तो उन्होंने पता क्या किया था, शुभेंदु अधिकारी ने सीधा दंडोत प्रणाम किया था, सीधा लेट किए। और फिर उनसे जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि योगी जी को आप इस तरीके से सम्मान क्यों दे रहे थे, तो उनका कहना है कि वो मेरे रोल मॉडल हैं। मतलब देखिए एक हिंदुत्व की पॉलिटिक्स तो बीजेपी खेलती रही है, खासकर बंगाल में थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि देखिए उनको निकालना था सरकार से बाहर ममता बनर्जी को, तो उस तरीके चला। तो एक संदेश देने की कोशिश थी जिस तरीके से योगी मॉडल है, और योगी मॉडल बहुत ही फेमस है खासकर तमाम क्षेत्रों में। जैसे कि मैं साउथ स्टेट में थोड़ा होके आया हूँ और वहाँ के लोग उत्तर प्रदेश, देखिए हिंदी भाषा तो बहुत कम समझते हैं लेकिन बुलडोजर बाबा उस नाम से मतलब फेमस है योगी जी। और सेम टू सेम बंगाल में वही मॉडल योगी मॉडल लाने की कोशिश है और शुभेंदु अधिकारी लाएंगे भी, क्योंकि देखिए उनको एक साफ कहना है कि जिस तरीके से आप अवैध तरीके से रह रहे हो या आप अगर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएंगे तो इसका हर्जाना भी आप ही करेंगे। जी बिल्कुल। अब हम अपने अगले विषय पर जाते हैं। अभिषेक, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का जिक्र किया था हमने शुरुआत में। जो टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी हैं काफी चर्चा में रहे हैं अभी हाल फिलहाल में ही, और अचानक जो है उनका दिल्ली दौरा जो है वो काफी कह सकते हैं सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया है कि अचानक से उन्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो दिल्ली दौरा जो है उन्होंने कह सकते हैं कि इमरजेंसी विजिट किया है उन्होंने। तो इसके बारे में आप जरा विस्तार से बताइए। देखिए जैसा कि हमने बताया था अपने पिछले वीडियोस में नंदिनी कि जो 60 विधायक थे उन्होंने अलग से, क्योंकि जो गुट बना लिया था, और फिर उन्होंने अपना जो लीडर ऑफ अपोजिशन पद था उसको भी ऋतुपत बनर्जी साहब ने ले लिया और ये अंडर में हुआ ऋतुपत बनर्जी के अंदर। तो वो इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन है वेस्ट बंगाल के अंदर। और अब ये कहा जा रहा है कि क्या जिस तरीके से विधायक जो थे, एमएलए थे, जिस तरीके से गुटबाजी की और टीएमसी से खासकर जिस तरीके से एक कहा जाता है कि संप्रभुता था पूरा अभिषेक बनर्जी का, पूरा पार्टी मुनि के हिसाब से चलती थी, उनको लोग प्रिंस बुलाते थे कि जो वो कहते थे वो होता था। हाँ, अब वो शायद बंद करने की पूरी तरीके से कोशिश है। बंगाल में तो बंद ही हो गया क्योंकि उनका वो ये दोनों चाहते थे, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, कि इनके पसंद का हो। लेकिन जो 60 विधायक थे वो जाके ऋतुपत बनर्जी को निष्कासित किया जाता है। उसके बाद ये लोग सब मिलकर एक अलग से गुट बना लेते हैं। और आज जिस तरीके से टीएमसी के अंदर खासकर वेस्ट बंगाल के अंदर विधायकों के ऊपर इनका कोई भी एक होता है कि दबदबा या उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, वो जिस तरीके से चाहते हैं वो नहीं चल पा रहा है। अब सीधा ऋतुपत बनर्जी के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। और क्यों है? क्योंकि उनके अंदर में 60 विधायक है नंदनी, और 80 विधायक चुन के गए थे। 60 विधायक देखे तो यानी मतलब बहुमत जो है वो अब उनके पक्ष में दिखाई दे और यही डर इनको सता रहा है कि यही साथ क्या सांसदों के साथ ना हो जाए। देखिए उसके बाद इनको सरकार ईडी ने बुलाया भी था, जिस तरीके से जो ये फर्जी साइन को लेकर के कहा जा रहा था कि जो ये 80 विधायक थे इनका फर्जी साइन लगा था, तब जाके लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे। कुछ ऐसे विधायक थे जो नहीं चाहते थे कि जो पुराने लीडर ऑफ अपोजिशन हैं वो रहें, जिसको लेकर के इस पे भी सुनवाई होगी, जांच के लिए उनको बुलाया गया है। और इससे पहले ये इसलिए पहुंचे कि जो सांसद हैं टीएमसी के तमाम, उनसे जाके एक बार बातचीत कर लें। 28 सांसद हैं लोकसभा के अंदर, और इन्हीं सबसे बात कर लें, क्योंकि इनको ये न डर हो कि ये भी ना अपना अलग गुट बना ले और हम पूरा साइड लाइन हो जाए पूरी पार्टी से ही। एक तरीके से कह सकते हैं कि ममता बनर्जी और उनके जो अभिषेक बनर्जी हैं वो बहुत अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं यहाँ पर कि उनकी जो बची कुची पार्टी है, ये शब्द यहाँ पर हम इस्तेमाल अब कर सकते हैं, क्योंकि जो बहुमत के उनके सांसद थे वो तो अब जा चुके हैं।
तो अब उनकी जो बची कुची पार्टी है वो भी कहीं बिखर ना जाए, और इस चीज को लेकर जो है बौखलाए हुए हैं अब अभिषेक बनर्जी और कह सकते हैं ममता बनर्जी भी, और इसी को लेकर जो है वो अचानक से दिल्ली दौरे पर निकले ताकि वो जो बातचीत है वो कर पाए, जैसा कि अभिषेक ने विस्तार से बताया। अब हम अपने आखिरी मुद्दे पर इसमें नंदिनी मैं आपको थोड़ा टोकना चाहूंगा। इस पे संदीपन साहा जो कि विधायक हैं टीएमसी के, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि नई दिल्ली में संसदीय दल की जो अंदर बिल्कुल वैसा ही घटनाक्रम चल रहा है जैसे बंगाल विधानसभा में हुआ था। ये सब केवल अभिषेक बनर्जी की तानाशाही के कारण है। सब जितने इनका कहना है कि जिस तरीके से विधायकों के साथ हुआ है सेम टू सेम अब जो सांसद हैं वो करने जा रहे हैं। और क्यों करने जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की वजह से, वो अभिषेक बनर्जी की तानाशाही। अब आते हैं हम अपनी खबर पे, चौथी खबर पे। अब जो हमारा आखिरी खबर है आपको बताएं, मदरसों को लेकर जो शुभेंदु सरकार है उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है, उन्होंने एक ऐलान जारी किया है। आपको बताएं जो 5 जुलाई तक की डेडलाइन है वो हर मदरसे को दी गई है, और इसमें डेडलाइन क्यों दी गई आपको बताएं, एक सर्वे किया जा रहा है जितने मदरसे हैं उनका, और एक पुख्ता जानकारी जो है वो जुटाने के लिए ये सर्वे किया जा रहा है कि वो मदरसा जो है उनका बुनियादी ढांचा क्या है, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं, वहाँ पर कहाँ से छात्र आते हैं, उन छात्रों का जो रजिस्ट्रेशन है वो हुआ है कि नहीं, उन छात्रों की सूची चाहिए। ये सारी चीज़ों को लेकर एक सर्वे किया जा रहा है ताकि जो एक जानकारी जो है वो एक प्राप्त हो पाए सभी मदरसों को लेकर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं कि अवैध मदरसे भी बहुत ज़्यादा चलते हैं, और उसी को लेकर जो शुभेंदु सरकार है वो एक सख्त कदम उठाने की यहाँ पर सोचती हुई दिखाई दे रही है कि जो अवैध मदरसे हैं उन्हें अगर जितने भी उन्हें मिल रहे हैं अवैध मदरसे जहाँ अवैध तरीके से उनको शिक्षा दी जा रही है वो बंद करने का यहाँ पर जो शुभेंदु सरकार है वो फैसला लेते हुए नजर आ रही है, और हो सकता है ये फैसला वो जल्द से जल्द ले भी ले। जी बिल्कुल। और अल्पसंख्यक मामलों और मदरसों शिक्षा विभाग के द्वारा 5 जून को जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला प्रशासन से मदरसों की जगह उन्हें स्थापना के वर्ष रजिस्ट्रेशन की जानकारी, वैध दस्तावेजों की उपलब्धता और छात्रों की शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारी की संख्या के बारे में डेटा इकट्ठा करने को कहा गया था। देखिए ये चाहते हैं कि जिस तरीके से जो यहाँ पे और भी अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, इस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से और जो एक निष्पक्ष तरीके से पढ़ाई लिखाई चल सके, क्योंकि कुछ ऐसे भी नाम आए थे, टीम कहा जा रहा था कि कुछ ऐसे लोगों को रख दिया गया था जो खासकर टीएमसी के ने भर्ती करवाया था। इस तरीके से पूरा एक दोबारा दस्तावेज जांच किया जा रहा है, और जो लोग में भी हो सकता है कोई बांग्लादेशी हो वहाँ पे मौलाना बन के बैठा हो या शिक्षक बन के बैठा हो, उनको वापस उनके वहाँ पे जगह सही जगह पे अब भेजा जा सके, और पूरा तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और रूल ऑफ लॉ के हिसाब से सब कुछ नंदिनी होना चाहिए। यहाँ पर मेरा एक आखिरी सवाल है कि ये जो शुरू किया है इन्होंने, ये एक प्रशासनिक कदम हम बोल सकते हैं, दिख रहा है कि ये एक प्रशासनिक कदम है, लेकिन जो विपक्ष है इसको धार्मिक उससे जोड़ के देख रही है कि जो धर्म एक ही धर्म के लोगों को जो बीजेपी है वो टारगेट कर रही है, या मदरसों पर क्यों वो ये सारी चीजें शुरू कर रही है, या मदरसों का सर्वे एकदम से लेना क्यों पड़ रहा है, तो इसको धर्म से जोड़कर देखिए ये तो विपक्ष का काम ही ये सवाल उठाना, क्योंकि इससे पहले खासकर टीएमसी है उससे पहले क्या की थी, ये भी तो पूरे जिस तरीके से माइनॉरिटी कार्ड की थी, पूरा हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स की थी। तो देखिए शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि इन्होंने एक लोग कहा था कि इन्होंने फेवर किया था, जैसे एग्जांपल कोई मेरा फेवरेट है तो मैं उसको फेवर कर रहा हूँ, तो उन्होंने उस तरीके से किया था। सरकार बस सेम टू सेम कर रही है कि वो सबको साथ में लेके चलने की कोशिश कर रही है कि जो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से है, जिस तरीके से ये लोकतंत्र है, यहाँ सभी को उतना ही बढ़ने का हक है, किसी एक को हम पीछे करके दूसरे को हम आगे नहीं कर सकते। ये बीजेपी की खास माइंडसेट है, शुभेंदु अधिकारी का साफ माइंडसेट है। तो नॉर्मल आपसे बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। अगर आपके एक एग्जांपल है, अगर मेरे पास अगर मुझसे कोई आके पूछे कि अभिषेक आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं है, तो भाई मैं हूँ नागरिक, मैं दिखाऊंगा, इसमें मुझे आपत्ति क्यों है? आपत्ति क्यों है भाई? मैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ जो टीएमसी है वो एक जो मुस्लिम कार्ड है वो खेलने की कोशिश कर रही है, और एक जो मेन मुद्दा है उससे भटकाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल। तो ये कुछ खास मुद्दे थे जो भी पश्चिम बंगाल में हाल फिलहाल में चल रहे हैं, और इस पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और किन मुद्दों पर आप हमसे सुनना चाहेंगे, जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, वो भी बेहिचक होकर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और तब तक के लिए देखते रहिए हमारा खास शो वेस्ट बंगाल फाइल्स। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।